Welcome back, students, again in my YouTube channel, Economic Amazon. And it is my humble request to all of you, kindly subscribe it, share it with your friends. It is very beneficial for your online studies. And hope you are excited about the new chapter. Today we are going to start the chapter number 8 in macroeconomics, short run equilibrium output. So in this chapter we will cover the following points which are on your screen. The first point is concept of short run. Second, concept of equilibrium output in GDP. The third point, determination of equilibrium output. जो equilibrium output है GDP का, यहाँ हमारे पास दो अप्रोच है, AS-AD अप्रोच, aggregate supply, aggregate demand approach. Then second one is saving and investment approach हमारे पास होगा. The second last point is shift in equilibrium, impact of additional investment, delta I. एंड द लास्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म कैसे काम करता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन. व्हाट इज द शॉर्ट रन? शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड वेयर द टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. जहाँ अपने पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहता है, वी कैन नॉट मेक चेंज इन टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल ले सकते हैं, जस्ट लाइक नाउ वी आर यूजिंग 4G एंड सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स 4G हम यूज़ कर रहे हैं, बट वेटिंग फॉर 5G सॉरी. तो 5G जब तक आता है तब तक 4G के लिए शॉर्ट पीरियड वो रहेगा. तो जब 5G आ जाएगा तो कुछ टाइम उसका रहेगा 6G तक आने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है, तो वहाँ हमारे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू द कीनियंस, शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. It is assumed to be remain constant. Output is determined exclusively by the level of employment in the economy. अब जो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, उसी से आप जीडीपी को डिफाइन करेंगे. इफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज हाई देन आउटपुट इज हाई. इफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लो इन इकोनॉमी देन द लेवल ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो लो. टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट. देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ जाता है, और अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होता है तो आपका आउटपुट भी कम होगा. दस इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल देन आउटपुट विल बी डबल. अगर आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल डबल होता है देन आउटपुट ऑल्सो डबल हो जाएगा. ये आप क्लियरली मेंशन रखें दिमाग में. इन अदर वर्ड्स, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ इकोनॉमी मेजर द लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब इकोनॉमी में जीडीपी के लेवल को नापने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट के लेवल को देखना पड़ेगा. Accordingly, output cannot increase once there is a full employment in the economy. अब आउटपुट कब नहीं बढ़ पाएगा? इफ एन इकोनॉमी इज ऑन द एज वेयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट केस. अगर इकोनॉमी में सभी बेरोजगारों को रोजगार दे दिया गया है, देन इकोनॉमी कैन नॉट इंक्रीज हिज प्रोडक्शन. इट इज द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. So in the box the same thing is mentioned. In the context of Keynesian economics, there is 1-to-1 relationship between output and employment. तो प्रोफेसर कीन्स के अकॉर्डिंग 1-to-1 रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक. As technology is assumed to be constant, accordingly output cannot increase once there is a full employment in the economy. अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट दे दी है, देयर इज अ नो एक्सेस कैपेसिटी इन इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट के केस में, देन द आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज. तो आउटपुट को नहीं बढ़ाया जा सकता है. नाउ सेकंड पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इन जीडीपी. जीडीपी में इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या होता है? अभी मैंने पॉइंट में बताया था, देयर आर 2 अप्रोचेस, AS इक्वल टू AD अप्रोच, देन S इक्वल टू I. AS एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड. Equilibrium output, also called equilibrium GDP or equilibrium income, refer to that level of output in the economy where पहला जो होगा जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के जस्ट इक्वल होगा, ये वाला अप्रोच आपके पास होगा. We have already learned in the previous chapter that AS refer to the desired level of the output. जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि AS जो है परफेक्ट इलास्टिक होता है. इट इज़ द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट. व्हाट इज़ द डिजायर्ड लेवल? कि जो मार्केट में डिमांड होगा एग्रीगेट डिमांड, उसी के मैच में सप्लाई जो है प्रोड्यूसर मार्केट में देता है. इफ देयर इज अनसोल्ड स्टॉक
ड्यू सॉरी ड्यू टू द लेस या डेफिसिट डिमांड, अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड होता है तो उस कारण कुछ अनसोल्ड स्टॉक होता है इकोनॉमी में, देन प्रोड्यूसर डोंट वांट टू लॉस, वो लॉस नहीं करेंगे, देन इन द नेक्स्ट राउंड दे विल कट देयर आउटपुट, वो अपने आउटपुट को कम करेंगे। जैसे वो आउटपुट को कम करते हैं तो एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल नीचे गिर जाता है, सो इक्विलिब्रियम वापस स्ट्रक होता है। As refer to the desired level of the output in the economy, it is the AS aggregate supply refer to the desired level of output in the economy जो होता है level of GDP that the producer wish to produce। तो desired output जो producer produce करना चाहता है और plan to produce during an accounting year also called ex ante। व्हाट इज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, अगर ये सप्लाई बोलते हैं, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोलो, ये सप्लाई बोलो जो प्रोड्यूसर करता है, इट मीन्स वो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, ये डिजायर्ड जो भी प्रोडक्शन है। एडी ऑन द अदर हैंड, जहाँ एडी है, अब एडी एग्रीगेट डिमांड कौन करता है, हाउस होल्ड। एडी ऑन द अदर हैंड रेफर टू द लेवल ऑफ द जीडीपी दैट द बायर विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो हम लोग पूरे साल में अकाउंटिंग ईयर में खरीदना चाहते हैं, वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होता है एन ईयर। ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंटे, वो भी एक्स एंटे एडी, डिजायर्ड एडी मतलब जो हम चाहते हैं। द इक्विलिब्रियम जीडीपी मीन्स द लेवल ऑफ जीडीपी वेयर व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस is exactly equal to what the buyer wish to buy। It means equilibrium is the state जहाँ पे प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है डिजायर प्लान उतना ही हम लोग खरीदना चाहते हैं। When both the condition are equal, AS is equal to AD, then it is equilibrium point ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर सो दैट देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन। तो इसका मतलब कोई एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगा, इट मीन देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक, अनवांटेड स्टॉक नहीं होगा। कभी आपने देखा होगा मॉल में बाय वन गेट वन एंड ह्यूज ऑफर्स, वो क्यों दिए जाते हैं, टू क्लियर द अनसोल्ड स्टॉक। जब डेफिसिट डिमांड होती है देन प्रोड्यूसर वांट टू क्लियर देयर स्टॉक एंड दे ऑफर अट्रैक्टिव, they generally give you the attractive offer, buy one get one is one of them, or there is no storage of output in the relation to its demand। Equality between AS and AD implies the equality between Y and AD। अब यहाँ आपके पास Y क्या होता है, Y denoted your income and AD is your demand। अगर आप अपनी इनकम के बराबर पूरा डिमांड करते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर आप इनकम में से कुछ पार्ट को सेव कर लेते हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट करता है। तो जो सेकंड अप्रोच है, जितना आपने सेविंग किया उतना इन्वेस्टमेंट कहीं से इकोनॉमी में हो जाता है तो वो वापस इक्विलिब्रियम पे होगा। तो यहाँ आप मानेंगे ADAS जो है वहाँ आपकी इनकम इज जस्ट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। Thus we can write that the equation is struck, equilibrium is struck when AS is equal to AD और Y is equal to AD। आप इन दोनों को समझ सकते हैं। AS is equal to AD मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज जस्ट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और Y is equal to AD मतलब योर all of your income is converted into your demand, there is zero saving in this case। Here Y denoted income and Y is equal to AS, और AS जो है परफेक्टली इलास्टिक है, ये प्रोफेसर कीन की थ्योरी में है। एज अजम्पशन भी आप मान सकते हैं, बट यहाँ परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है देन प्रोड्यूसर यूज द एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, जो नए लोगों का एम्प्लॉयमेंट देता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट देन मोर सप्लाई, तो वो एक बढ़ी हुई जो डिमांड है उसको मैच कर जाता है। देन बॉक्स में आप देखें इक्विलिब्रियम जीडीपी, यहाँ अपने पास ये दोनों फॉर्मूले अगेन है। इट इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ द अपर पैराग्राफ। इन सच अ स्टेट एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है मतलब डिजायर्ड जो अपने पास डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग होता है। देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक इन दिस केस, इक्विलिब्रियम होगा। बट अगर कहीं AS इज ग्रेटर देन AD होता है तो फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन आएगी कि इफ AS इज मोर देन AD, सप्लाई ज़्यादा है देन देयर इज अ अनसोल्ड स्टॉक होगा, मतलब एक्चुअल जो स्टॉक है वो रिक्वायर्ड स्टॉक से ज़्यादा होगा तो अनसोल्ड स्टॉक होगा, जिसको कि जो बड़े प्रोड्यूसर हैं वो कोई अट्रैक्टिव ऑफर देके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है कंडीशन हो सकती है व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS,
इस समय क्या होगा, योर इनकम इज लेस देन योर डिमांड, मतलब आपकी डिमांड आपकी ज़्यादा है बट यू आर अर्निंग लेस। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये बात भी होती है कि आप कमा कम रहे हैं और आपकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो ये केस होगा। इस केस में क्या होगा कि सप्लाई शॉर्ट रहेगा और डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो इस केस में प्राइस बढ़ने लगता है चीज़ों का। बट प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो लॉस नहीं करेंगे अनवांटेड स्टॉक का, तो नेक्स्ट राउंड में उस अपने प्रोडक्शन को, डिजायर्ड जो प्रोडक्शन है उसको कट कर देते हैं। तो एक्चुअल जो स्टॉक है इज लेस देन रिक्वायर्ड। तो ये दो कंडीशन होती हैं विच शोज द डिसइक्विलिब्रियम। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों कंडीशन से वापस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कैसे स्ट्रक होती है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव अप्रोच। पहला अप्रोच आपने पढ़ा AS इज इक्वल टू AD अप्रोच। नाउ अल्टरनेटिव अप्रोच, सेविंग इज जस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आई डिनोटेड हियर फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करते हैं। नाउ वी नो दैट इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, अब टोटल सेक्टर कितने होते हैं आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, देयर आर 4 मेन सेक्टर इन एन इकोनॉमी। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से के जरिए इकोनॉमी में शामिल होता है। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, जहाँ पे एक तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर हमारा होता है। द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन y इज इक्वल टू AD। ये भी आपने पढ़ा, अगर ऑल ऑफ योर इनकम इज कन्वर्टेड इनटू योर डिमांड देन इक्विलिब्रियम स्ट्रक। देन y कैन बी रिटर्न एज C प्लस S। तो आपकी इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक तो कंजप्शन वाला हिस्सा होता है और एक सेविंग वाला हिस्सा होता है। ये श्योर है, जो आपकी इनकम है आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो इनकम का कुछ हिस्सा, कुछ जो हिस्सा है वो कंजप्शन में खर्च करते हैं और जो कुछ हिस्सा है वो सेविंग में जाता है। सो AD जो होता है आपके पास, AD में सिर्फ आपका एग्रीगेट डिमांड में कंजप्शन वाला पार्ट शामिल होगा जो कि C है। एंड व्हाट इज I हियर, जो सेविंग को रिप्लेस करता है वो इन्वेस्टमेंट है बाय प्रोड्यूसर। अब जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, तो उसको I से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड आपके पास क्या हो जाता है, C प्लस I। इस डिस्कस द प्रीवियस चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था। द इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी रिटर्न लाइक दिस। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे हो जाती है भी, जब y इज इक्वल टू AD होगा तो y की जगह आपने लिखा C प्लस S एंड AD इज इक्वल टू C प्लस I हो गया आपके पास। ये दोनों वैल्यू आपने यहाँ से डाली है, y और AD। ठीक, कौन सा, y वाला ये और AD वाला ये। अब आप देखेंगे कॉमन जो है बोथ द साइड LHS RHS में C है, तो मैथमेटिक कैलकुलेशन से C को मैं कैंसिल कर देता हूं। तो अपने पास अप्रोच क्या आया, S इज इक्वल टू I, देन इट इज द अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ द शॉर्ट रन आउटपुट इक्विलिब्रियम का ये सेकेंड अप्रोच होता है। होप यू आर एंजॉइंग। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। नाउ यू मस्ट नोट, ये जो है कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट जो भी वर्ड्स आए थे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एंटे सेविंग, ये MCQ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एंटे सेविंग, इट रेफर टू द डिजायर्ड सेविंग। तो आप इतना सा याद रखते हैं, एक्स एंटे सेविंग मतलब डिजायर्ड सेविंग है। इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम में से जो पैसा सेव करना चाहता है, एक्चुअली जो उसकी इच्छा है, वो एक्स एंटे सेविंग होगा। ठीक, इसी के साथ आप एक्स पोस्ट सेविंग भी देख ले, दोनों को साथ। इट रेफर टू द एक्चुअल सेविंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सपोज कि इनकम है, अगर मेरी जो भी इनकम है मैं उसमें से 100 रुपीज़ पर डे सेव करना चाहता हूँ, तो इट इज़ एक्स एंटी सेविंग, मतलब डिज़ायर है मेरी। बट अगर एक्चुअली मैंने 80 रुपीज़ ही सेव कर पाया, देन इट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट सेविंग। एक्चुअल हो गया ना, भी मैं चाहता 100 रुपये सेव करना चाहता पर मैंने 80 रुपीज़ सेव किए, तो 80 रुपीज़ तो एक्स पोस्ट हो गया और डिजायर्ड कितना हो गया, 100 रुपीज़। नाउ इट इज क्लियर। जो सेकेंड टर्म है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इट मीन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करना चाहता था 10 करोड़ इन हिज बिजनेस, बट एक्चुअल में वो उससे कम ये ज्यादा कर पाया है, तो उसको बोलेंगे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। यू कैन रीड द फुल पैराग्राफ बाय पॉजिंग योर स्क्रीन, बट दीज आर द टर्म जिनको कि आप की वर्ड से जो मैंने समझाया वैसे याद रख सकते हैं, एंड यू कैन रीड द फुल पैराग्राफ बाय पॉजिंग द स्क्रीन। नाउ कम टू द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट GDP और इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम पे आपका इनकम क्या होता है और जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। वी हैव टू अप्रोचेस।
पहला अप्रोच आपके पास है ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच, सेकेंड एस इज इक्वल टू आई अप्रोच आपके पास होगा. In what follows, we discuss how equilibrium is determined using each of these approach. अब दोनों तरीके से हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप होता है. फर्स्ट है ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच, यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी. तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव्ड व्हेन aggregate supply is just equal to aggregate demand. We have already discussed the concept of AS and AD in the previous chapter में हमने aggregate demand और aggregate supply को पढ़ा है. If you are facing some problem in this concept, then you can revise the previous chapter first. Then all the things are clear in your mind because it is not a simple chapter. There are complications. अगर वो प्रीवियस चैप्टर समझ नहीं आया तो यहाँ प्रॉब्लम होगी. देन काइंडली रिवाइज दिस. आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरा क्लियरली मेंशन किया है जो भी चीज़ें ए एस और ए डी से रिगार्डिंग. ओनली अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज रिपीटेड एज रिक्वायर्ड. तो यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उनका रिक्वायर्ड होगा जस्ट लाइक ए एस. ए एस रेफर टू द प्लान्ड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. एग्रीगेट सप्लाई क्या है? बाय द प्रोड्यूसर. ये जो उनका प्लान होता है अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस की मार्केट में एग्रीगेट डिमांड क्या रहती है डिफरेंट ओकेजन पे, ऑन द न्यू ईयर, ऑन दिवाली ओकेजन, ऑन होली एंड अदर फेस्टिवल. जहाँ ऐसे फेस्टिवल आते हैं या जो मैरिज वाला जो सीजन आता है उसमें मार्केट का डिमांड काफ़ी बूम होता है. देन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. तो उनका एक पर्टिकुलर प्लान होता है. देन इट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. एज डिस्क्राइब इन द प्रीवियस चैप्टर इट इज इंडिकेटेड बाय 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजन. और ए एस को आप कैसे डिनोट करते हैं? अपने ग्राफ पेपर पे 45 डिग्री का एक लाइन बनाते हैं. इट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, जो कि ओरिजन ओ जो पॉइंट है ओरिजन से शूट आउट होता है. अभी हम डायग्राम देखेंगे, स्क्रीन जैसे ऊपर होता है. द 45 डिग्री लाइन इंडिकेटेड दैट ए एस एंड जी डी पी आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ए एस इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस. ये प्राइस से रिलेटेड नहीं है. एज वी कंसिडर्ड एन इकोनॉमी वेयर प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज एन इकोनॉमी with excess capacity where AS responds proportionately to AD and price remain unaffected. यहाँ प्राइस अनअफेक्टेड रहेगा. दस AS फंक्शन इज ड्रॉन. AS फंक्शन जो है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. नाउ इट इज ऑन योर स्क्रीन. एक डेटा सेट दिया हुआ है. यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम में वाई मतलब जीडीपी जो आपका इनकम है इसको आप देख सकते हैं. सेकंड जो साइड है वो AS है. व्हेन योर इनकम इज जीरो देन एग्रीगेट सप्लाई इज जीरो. मतलब अगर मार्केट में कोई एग्रीगेट डिमांड नहीं है, आपकी इनकम जीरो है, तो सप्लाई भी जीरो होगी. ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई डिमांड ही नहीं होती है तो वो अवेलेबल नहीं होगी. समटाइम इन योर लोकल एरियाज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अवेलेबल नहीं होगी. दुकानदार जनरली कहता है अरे इसकी यहाँ कोई डिमांड ही नहीं करता तो मंगाते नहीं. दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड है. तो जीरो इनकम जीरो सप्लाई, देन 30 इनकम 30 सप्लाई, 50 इनकम 50 सप्लाई. एंड AS line is denoted like 45 degree through the origin and it is equal to your income. तो ये याद रखें y is equal to AS. y क्योंकि AS is equal to AD जो अप्रोच है वहाँ पे आपकी टोटल जो इनकम है वो आपके कंजप्शन में कन्वर्ट होना चाहिए. मतलब सेविंग यहाँ नहीं होगी. अगर सेविंग होता है तो उतना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए. वो सेकंड वाली अप्रोच S इज इक्वल टू I में आप देखेंगे. नाउ इट इज क्लियर. देन व्हाट इज AS का कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम द ओरिजन. नाउ कम टू द AD. AD रेफर टू द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर. अब अदर हैंड हमारा जो डिजायर्ड होता है कि मेरे को क्या मार्केट से चीज़ें लानी है, एक फिक्स प्लान होता है. इट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. अब डिमांड कौन करता है? हाउस होल्ड करते हैं. AD रेफर टू द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो कंज्यूमर का भी एक प्लान होता है कि मुझे कितना खर्चा करना है, वो डिपेंड करता है उसकी इनकम पे. इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है. एक तो कंजप्शन बाय हाउस होल्ड और दूसरा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है बाय प्रोड्यूसर. जो प्रोड्यूसर का जो कंजप्शन होता है इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सो इसके दो साइड हो गए आपके पास. कौन से? कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो हाउस होल्ड करता है एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है. डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस. अभी ऑटोनोमस क्या होता है वर्ड? एक एक वर्ड पे जाना है.
ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का मतलब जो प्रोड्यूसर अपनी इच्छा से करना चाहता है, इसमें कंपल्शन नहीं होता है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपीस बिजनेस में, बट आगे बिजनेस को चलाने के लिए कंपल्शन में 2 लाख रुपए और लगाने पड़े, बट वो जो 2 लाख रुपीस उस बिजनेस में मजबूरी में लगाने पड़े वो ऑटोनोमस में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस होगा, जो प्रोड्यूसर ने अपनी इच्छा से लगाया। तो इसका मतलब आपके पास वाई जो होता है वो क्या हो गया, सी प्लस आई, सी प्लस एस में डिवाइड होता है और एस को रिप्लेस करता है इन्वेस्टमेंट। तो एडी के अपने पास दो पार्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। व्हाट इज सी प्लस आई, सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नाउ कम टू द डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। अब जो डिजायर कंजप्शन है आपके पास वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। इफ योर इनकम इज हाई देन योर कंजप्शन इज ऑल्सो हाई, इफ योर इनकम इज लो देन योर कंजप्शन इज ऑल्सो लो। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। सी राइजेस एज, जो कंजप्शन राइज होता है जब आपकी इनकम बढ़ती है, जो मैंने भी आपको बताया। यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग योर स्क्रीन एनी टाइम। यस, बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन आई फंक्शन जो है इन्वेस्टमेंट, सी फंक्शन एंड कंबाइंड सी एंड आई फंक्शन आर ड्रॉन इन फिगर 2, 3, 4। तो फर्स्ट आपका जो है आई फंक्शन, अब जो आई है इट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। ये एक फिक्स अमाउंट होता है, दैट इज वाई आई जो लाइन है इट शूट फ्रॉम ओ वाई एक्सेस और पैरेलल रहेगा ओ एक्स एक्सेस के। यहाँ हमने इमेजिन कर लिया दैट इन्वेस्टमेंट जो है 20 है, 20 करोड़, 20 लाख, वॉट एवर मे बी, इट इज अ इमेजिन। तो इसका जो कर्व अपने पास आएगा क्या आएगा, ओ वाई एक्सेस से ही शूट होगा और पैरेलल टू ओ एक्स एक्सेस होगा, एंड इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सेकेंड सी फंक्शन, आपके पास ई एस जो फंक्शन का लाइन है 45 डिग्री बनाते हो ओरिजिन के साथ शूट आउट होता है, और जो कंजप्शन फंक्शन है उसका डेटा जो सेट है आप इसको स्टडी कर लीजिए एक बार। दिस इज द डेटा सेट। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं, सर इनकम इज 0 देन कंजप्शन इज 30, हाउ कैन इट पॉसिबल। देन सी जो है मिनिमम कंजप्शन है, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको आप कंजप्शन फंक्शन में सी बार लगा के बताएंगे, बिकॉज इट इज सम काइंड ऑफ कंजप्शन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द ह्यूमन लाइफ। अगर आप बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेंगे देन यू विल डाई। तो जिंदा रहने के लिए जो भी हमें कंज्यूम करना पड़ता है, चाहे उधार लेके खाएं, भीख लेके खाएं, देन इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। इट इज टोटली फ्री फ्रॉम योर इनकम। चाहे आपकी इनकम होती है नहीं होती है, देन ये कंजप्शन जरूर होता है। तो अगर 0 लेवल इनकम है तो भी कुछ कंजप्शन होगा। एट द लेवल ऑफ 0 इनकम योर कंजप्शन विल नॉट बी 0। और जैसे आपकी इनकम बढ़ती है 20, देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपका कंजप्शन बढ़ता है, बट एट सम लेवल दोनों बराबर हो जाते हैं। देन एट द लेवल ऑफ 60, यहाँ पे आप देखेंगे योर इनकम इज 60 एंड योर कंजप्शन इज 60। तो ये वाला जो पोजीशन है 0 सेविंग वाला होता है। इससे अपर जो पार्ट होता है ये नेगेटिव सेविंग होगा आपके पास, और इसके बाद आपके पास पॉजिटिव सेविंग होने लगेंगे। देन इट इज द डेटा सेट ऑफ कंजप्शन फंक्शन। नाउ कम टू द डायग्राम। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे जो आपको एक लाइन तो 45 डिग्री पे दिख रहा है, इट इज ई एस लाइन। ये आपके पास ई एस लाइन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। इट इज ई एस लाइन विच डिनोटेड योर इनकम, और दूसरा आपके पास कंजप्शन है। अब 30 जो मिनिमम लेवल था 30 से शूट आउट होगा और आगे तक जाएगा। एंड द पिंक पॉइंट जो आपके पास ये इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर योर इनकम इज 60 एंड कंजप्शन इज 60। ये इस पॉइंट को बिलोंग करता है। अगर आप इसको नीचे मैच करेंगे 60 और ये दोनों तरफ 60 पे मैच करेगा। अब इसके अगर आप आगे जाते हैं तो आपके पास पॉजिटिव सेविंग रहेगा प्लस एस। क्या रहेगा, पॉजिटिव सेविंग। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूँ। यस, इट इज प्लस सेविंग, और इधर आपके पास माइनस सेविंग रहेगा। सो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ ध्यान रखें ओ एक्स एक्सेस पे आपने इनकम लिया है और ओ वाई एक्सेस पे आपने कंजप्शन को लिया है। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें तो आप ध्यान रखें बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, एक तरफ डेटा सेट और डायग्राम। नाउ कम टू द सी एंड आई फंक्शन कंबाइंड। दोनों को एक ही डायग्राम में देखते हैं, जो भी है तीनों को एक साथ मिक्स करते हैं तो इनका कंबाइंड फॉर्म बनता है। इनका डेटा सेट आप देख लें एक बार, मैं जूम करके आपको समझा देता हूँ।
वाई आपका 0 to 140 है, कंजप्शन 30 to 100 तक मूव होता है, और आई जो इन्वेस्टमेंट इज फिक्स है इसको आपने 20 पे फिक्स किया है। एंड सी प्लस आई जो है आपका एग्रीगेट डिमांड होगा। अब आपको इक्विलिब्रियम पे क्या देखना है, दो अप्रोच है, ए डी इक्वल टू ए एस। तो ए डी जो है आपके वो तो सी प्लस आई हुआ, और आपके ये जो है आपके पास ए डी जो है ये तो सी प्लस आई हो गया। यस, नाउ इट इज ओके। सी प्लस आई ए डी है। एंड व्हाट इज ए एस? ए एस इज योर इनकम। ठीक, आपकी इनकम ही ए एस है। अब आप इसमें देखते हैं दोनों कहाँ बराबर होते हैं। ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच, तो आई थिंक इट इज 100। 100 पे आपके पास इनकम 100 है एंड योर एग्रीगेट डिमांड इज 100, देन इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, ये फर्स्ट अप्रोच जो अपने पास ई एस इज इक्वल टू ई डी अप्रोच के अकॉर्डिंग है। अगर इसके ऊपर आप जाते हैं तो आपके पास जो एग्रीगेट जो डिमांड है ये ज़्यादा है, और आपकी एग्रीगेट जो सप्लाई है मतलब जो इनकम है वो इससे कम रहेगा। ये इस तरीके से होगा और बाद में ये इस तरीके से होगा। इट मीन्स ऊपर आपके पास नेगेटिव सेविंग रहेगा, नीचे पॉजिटिव सेविंग रहेगा। नाउ कम टू द डायग्राम। डायग्राम में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो है ये आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, देन कंजप्शन फंक्शन वाला लाइन है, और जो सी प्लस आई है इन दोनों में जो डिफरेंस है ये आपके पास 20 रहेगा, बिकॉज 20 इज योर इन्वेस्टमेंट जो फिक्स है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगी, बट ये 30 प्लस 20 50 से पिंक लाइन स्टार्ट है। तो इक्विलिब्रियम वाला एक तो ये पॉइंट होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास ये आएगा जो आपके पास 100 100, और ये वाला जो पॉइंट आपके पास 100 आ जाता है, ये यहाँ होगा। नाउ इट इज ओके। नीचे जो डायग्राम के पॉइंट लिखे हैं आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। सी एंड आई फंक्शन आर कंबाइंड टू गेट ए डी फंक्शन। ए डी फंक्शन के लिए आपको सी और आई दोनों को ऐड करना है। सेकेंड, कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ आई 20 इज एडेड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी टू गेट सी प्लस आई। जो भी आपका कंजप्शन है ये वेरिएबल रहेगा, उसमें आपको फिक्स जो है 20 हर बार ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द ए डी। थर्ड है एग्जाम्पल, इफ आई इज 20 सी 30, देन सी प्लस आई आपके पास क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 50। वेन वाई इज इक्वल टू 0, जब इनकम आपके पास 0 है तो आपका कंजप्शन कितना हुआ 50। तो आपके पास जो ऊपर वाला लाइन था वो 50 से शूट आउट हुआ था। डायग्राम में देखें आप, ये 50 से शूट आउट हुआ। नेक्स्ट, लाइकवाइज व्हेन y इज इक्वल टू 100, जब y 100 है, c 80 है और i 20, तो 80 प्लस 20 100, देन इट इज अ इक्विलिब्रियम, दोनों बराबर हो गए। नाउ कम टू द अनदर टेबल, इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी। इसको टेबल से स्टडी कर लेते हैं एक बार। दोबारा इसका शेड्यूल है, जूम कर देता हूँ, लेट मी जूम इट। नाउ इनकम जो आपका जीडीपी है, y सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई। नाउ इट इज वेरी क्लियर। जो आपको शेडेड बॉक्स दिखाया गया 100 आपका इनकम है जो एएस एग्रीगेट सप्लाई को बताता है। यहाँ पे सी प्लस आई 100 होता है, देन इट इज अ इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक होगा आपके पास, व्हेन योर इनकम इज 100। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम ग्राफिक प्रेजेंटेशन इसका जो होगा वो क्लियरली डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं। ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ आपकी इनकम 100 है और आपका एग्रीगेट डिमांड 100 है, इट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगेन इससे पहले अगर आप जाते हैं तो आपका डिमांड ज़्यादा होता है, इधर क्या होगा आपके पास एडी जो है आपके पास ग्रेटर रहेगा एएस से, आपकी इनकम से, और बाद में जो होगा आपका एडी जो है वो कम होगा एग्रीगेट सप्लाई से, और इस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे। सो दिस पॉइंट ई डिनोटेट्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगेन सम पॉइंट्स आर मेंशन हियर बिलो दिस डायग्राम, आप इसको पढ़ सकते हैं। ए डी सी प्लस आई ओ के, ओ और के का जो डिस्टेंस है मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग मिनिमम सी एंड मिनिमम आई। अब ये ओ के पॉइंट कहाँ है, डायग्राम में आप चल के देखेंगे तो ये वाला ओ और के जो 50 तक जाता है, ओ से के तक। ठीक, थर्ड पॉइंट 45 डिग्री लाइन सिंपल समझा दिया है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक ई पॉइंट, यहाँ पे ए एस ए डी बराबर होता है। एंड द लास्ट पॉइंट ई एल इज द डिजायर्ड ए डी, ई एल डिजायर्ड ए डी है एज वेल एज डिजायर्ड ए एस। अब वो ई एल पॉइंट कहाँ है, ई एंड एल आपके पास ये रहा डायग्राम में, ई टू एल, दिस इज ई दिस इज एल। तो ये आपके एग्रीगेट डिमांड भी है और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है यहाँ पे। होप यू आर एंजॉइंग। आप प्रॉब्लम अपनी पूछें, ज़रूर पूछें, चैप्टर इज़ कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी।
Yes, now we will solve some high order thinking question. तो फर्स्ट है फाइंड इक्विलिब्रियम y. इक्विलिब्रियम पे आपके पास इनकम क्या होगा व्हेन c इज 100 प्लस 0.5 y. इट इज द कंजप्शन फंक्शन जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. तो इसमें आपके पास 0.5 क्या एमपीसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड y इज योर इनकम और आपको जो i दे रखा है इन्वेस्टमेंट 1000 है. एंड सॉल्यूशन इज हियर आपकी स्क्रीन पे. इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन, आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसने कंडीशन इक्विलिब्रियम का दिया है तो y इज इक्वल टू AD होगा. ये कंडीशन आपको इसमें लगाना है. देन y इज इक्वल टू C प्लस आई है. अब आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड I, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y प्लस I. इसमें आपने इन्वेस्टमेंट को डाल दिया 1000. अब इनकम की वैल्यू आपने जैसे ही इसमें पुट करते हैं 0.5 को आपने ट्रांसपोज किया तो y माइनस 0.5y. तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, 1y में से 0.5y माइनस करेंगे देन यू विल गेट 0.5y और इधर 1100 हो जाएगा. देन यू विल डिवाइड 1100 बाय 0.5 देन यू विल गेट 2200. इट इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड वन इज फाइंड C. कंजप्शन आपको निकालना है. इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या कंजप्शन होगा और क्या y इनकम होगा, जबकि आपको y दिया है 6000 एंड कंजप्शन फंक्शन इसमें दिया गया. तो सॉल्यूशन इज हियर गिवन है. C आपके पास है, आपने इसमें सिर्फ इनकम को सब्स्टिट्यूट किया है 6000 व्हेन 6000 इज मल्टीप्लाई बाय 0.75 तो आपके पास ये 4500 आएगा. आप इसमें 100 ऐड करेंगे देन 4600 इज द आंसर. तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है आपके चैप्टर के बाद में भी दी होंगी. देन यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन फॉर सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस. तो परफेक्शन आएगा जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं. नाउ दो चीजें और हम इस वीडियो में लेते हैं. देन वी विल कवर द सेकंड अप्रोच इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल थिंक, हमने इक्विलिब्रियम को तो देखा कि जब AS और AD दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं. बट व्हाट विल हैपन इफ AS एंड AD आर नॉट इक्वल. अगर AS और AD इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा. फर्स्ट, व्हेन AS इज मोर देन AD. अगर AS एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है AD से तो श्योर है सप्लाई ज़्यादा होगी देन द प्राइस ऑफ द गुड्स विल फॉल. प्राइस कम होगी तो प्राइस कम होने से तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, तो ऐसा तो चाहेंगे नहीं. तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, दे विल कट द डिजायर आउटपुट. तो वो डिजायर आउटपुट को कट करेंगे कैसे भी करके, और जैसे ही वो डिजायर आउटपुट को कट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरता है इकोनॉमी में और लो लेवल पे इक्विलिब्रियम सेट होता है. व्हेन AS इज मोर देन AD, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड टू एक्सीड्स देयर डिमांड. डिमांड से बढ़ जाती है सप्लाई. एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड, और अनसोल्ड रहेंगी तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा. टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसका अनवांटेड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक नहीं क्रिएट हो. द प्रोड्यूसर वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूसर आउटपुट में कट करेगा कहीं ना कहीं. कॉन्सिक्वेंटली एज वुड AS वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू AD. तो AS जो एग्रीगेट सप्लाई वुड रिड्यूस, उसको कम किया जाएगा और किसके बराबर लाया जाएगा, बिकम इक्वल टू AD के बराबर. दिस इज हाउ AS एडजस्ट इटसेल्फ टू AD, और वापस AS और AD बराबर होके इक्विलिब्रियम, एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा. बट ये नया इक्विलिब्रियम लो लेवल पे लगेगा जहाँ पे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, कुछ लोग बेरोजगार होंगे. जैसे ही प्रोड्यूसर आउटपुट कट करेगा तो कुछ लोगों को उसको जॉब से निकालना पड़ेगा, बट इक्विलिब्रियम वापस स्ट्रक होगा. नेक्स्ट कंडीशन, व्हाट हैपन इफ AS इज लेस देन AD. अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई नहीं होता है तो इसका मतलब प्रोड्यूसर आर फेल टू फुलफिल द डिजायर्ड जो AD है आपके पास डिमांड. तो इसका मतलब अगर वो पूरा सप्लाई नहीं दे पा रहे देन दे will suffer from the loss of unfulfilled supply. डिमांड, अनफुलफिल्ड डिमांड से लॉस होगा तो वो ऐसा लॉस भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, दे विल हायर मोर वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर. ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे. जैसे ही ज़्यादा हायर करेंगे तो वापस सप्लाई और डिमांड आपस में मैच हो जाएंगे. ठीक. व्हेन AS इज लेस देन, जब आपके पास AS लेस होगा, लेस देन AD, supply of the goods and services in the economy tend to be less than their demand. The existing stock of the producer would be sold out. तो existing stock बिकेगा and the producer would suffer the loss of the unfulfilled demand. The
rebuild the desired stock and avoid the loss of the unfulfilled demand. The producer would plan greater production. तो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे बाय हायरिंग द एग्जिस्ट कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा इकोनॉमी में. एज वुड इंक्रीज टू बिकम इक्वल टू एडी. दिस इज हाउ एएस कन्वर्जेस विद एडी. और वापस एएस एडी के बराबर हो जाएगा. दस इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड थ्रू अ चेंज इन द आउटपुट और चेंज इन वाई. इनकम लेवल चेंज हो जाएगा. सो दीज आर द टू कंडीशन विच शोज द डिसइक्विलिब्रियम. और वापस इनसे इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर होता है वो इन कंडीशन को बताता है. होप यू आर एंजॉइंग. नाउ द अदर अप्रोच जो अल्टरनेटिव अप्रोच है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच वी विल स्टडी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन ओके बाय बाय एंड थैंक्स अ लॉट. वंस अगेन इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कॉन्टेक्ट में रहें, पढ़ते रहें. एंड यू हैव टू watch each and every video carefully because your board examination is near and practical भी आ रहे. and ask your problems. It is my humble request. Thank you.